अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप इस बात से आप आगाह करें कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस, Yes, बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर सर। हाँ, मुझे दोबारा बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी आपने जो बोला मुझे तो आवाज़ नहीं आई है। सर बिल्कुल क्लियर आवाज है सर, नो वरी। ठीक है, सही है। ऑल राइट। अच्छा, भी देखिए, कल हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी वो गुफ्तगू कुछ इस तरह से हो रही थी कि यहाँ पर हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ इस तरह से बनाया है हमने कि हमने जो है वो एक्स एक्सिस पे जो रीडिंग्स ली हैं और वाई एक्सिस पर हमने ये चीज ली है कि वो रीडिंग्स कितनी दफा आई। यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे रीडिंग्स ली हैं और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग इज ऑब्टेन्ड। यानी अगर एक रीडिंग 5 दफा आई है तो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू 5 होगी। एक रीडिंग अगर एक दफा आई है तो वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है मकसद कहने का ये है भाई कि इस ग्राफ में जब आपने ये रीडिंग्स ली तो आपको ग्राफ देखकर एक अंदाजा हो रहा है कि जो ज्यादातर रीडिंग्स हैं, जो एवरेज आ रहा है रीडिंग्स का, वो 6 आएगा, क्योंकि इसकी पीक जो बिल्कुल सेंटर में आ रही है और 6 इसका एक्चुअल आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस रीडिंग के जरिए आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो लिहाजा ये एक एक्यूरेट रीडिंग इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ये देखें इसका बेस कितना चौड़ा है, यानी कि इसकी रीडिंग जो है वो 2 से लेकर 10 तक फैली हुई है। उसका मतलब है कि रीडिंग्स एक्यूरेट तो हैं क्योंकि इनका एवरेज आंसर सही आ जाएगा, लेकिन ये रीडिंग्स जो है प्रिसाइज नहीं। ये रीडिंग्स जो है प्रिसाइज नहीं, ये इसमें प्रिसाइज नहीं है क्योंकि इसमें रेंज बहुत बड़ी है, रीडिंग्स 2 से लेकर 10 तक फैली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ स्केच किया जाए तो इस तरह के किसी ग्राफ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रीडिंग्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं या जो है प्रिसाइज हैं, या अगर इसमें एरर हुई है तो किस तरह की एरर हुई है। मिसाल के तौर पर मैं इसी ग्राफ को जरा थोड़ा आगे इलेबरेट करता हूँ मजीद। मिसाल के तौर पर इस ग्राफ के बारे में मैं कमेंट्री क्या कर सकता हूँ, इस ग्राफ के बारे में मैं कमेंट्री ये कर सकता हूँ कि ये ग्राफ जो है इसमें आपकी रीडिंग जो है एक्यूरेट हुए, क्योंकि आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। लेकिन आपकी रीडिंग जो है साइज नहीं, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई। और यहाँ पर जो है आपको रैंडम एरर ज़्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, रैंडम एरर ज़्यादा नजर आ रही है कंपेयर टू सिस्टमैटिक एरर। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा होती तो फिर क्या होता है कि सारी रीडिंग्स एक तरफ होती, या तो सारी रीडिंग्स जो हैं वो बड़ी होती हैं एक्चुअल वैल्यू से, ये सारी रीडिंग छोटी होती है। लेकिन रीडिंग्स का दोनों तरफ स्कैटर करना इस बात की निशानी है कि यहाँ पर रैंडम एरर जो है ज्यादा है कंपेयर टू सिस्टमैटिक। अब इसी तरह की अगर एक दो सिचुएशन हम और कंसिडर कर लें जरा, मैं अगर आपको एक सिचुएशन और दे देता हूँ। अब देखिए, फर्ज करें एक सिचुएशन और बन रही है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है कि आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से करके बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि आपकी जो एवरेज आ रहा है, जो ज्यादातर रीडिंग आएंगी वो यहाँ पर आएंगी, यानी कि आपका एवरेज तकरीबन 4 आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्यूरेट तो नहीं। ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एवरेज 6 नहीं आएगा, आप जो है एक्चुअल वैल्यू से करीब तरीब नहीं होगे आप। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर क्योंकि रीडिंग्स फैली हुई हैं तो इसका मतलब है कि रीडिंग जो है प्रिसाइज भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर रैंडम एरर ज्यादा है या यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर ज्यादा है? आप जरा इस बात का जवाब देने की कोशिश करें। इस ग्राफ में आपको रैंडम एरर ज्यादा लग रही है, सिस्टमैटिक एरर ज्यादा लग रही सर रैंडम। ओ, सिस्टमैटिक एरर। है? यहाँ पर जो सिस्टमैटिक एरर आपको ज्यादा नजर आ रही है, इसकी वजह सिस्टमैटिक एरर की निशानी होती है
कि आपकी सारी रीडिंग्स एक तरफ आती है, मतलब सारी छोटी आती हैं, सारी बड़ी आती हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स हैं वो लेफ्ट साइड पर आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग जो है लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज्यादातर जो है यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर ज्यादा होगी कंपेयर टू रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिस्टमैटिक एरर इज मोर देन सिस्टमैटिक एरर इज मोर देन रैंडम एरर। यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर जो है रैंडम एरर से ज्यादा है। ठीक है जी, और देखें जरा। अच्छा, एक दफा फिर देखते हैं इस ग्राफ। एक्चुअल वैल्यू वही है आपकी 6 है। फर्ज करें अब आपका ग्राफ जो है ना वो यूं करके आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। क्या आ रहा है आपका ग्राफ, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ रहा है। मुझे सबसे पहले बताएं कि ये जो ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में एक्यूरेसी है या नहीं है? No sir, no accuracy. No. No. इस ग्राफ में एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, क्यों एक्यूरेसी नहीं है? क्योंकि आपकी जो आंसर आएगा वो तकरीबन 9 और 10 के बीच में कुछ आएगा, जबकि असल आंसर है आपका 6। ये बताएं कि इस ग्राफ में क्या प्रिसीजन है? Yes. Yes. Yes sir, बहुत अच्छी precision. प्रिसीजन है, अच्छी खासी प्रिसीजन है इसमें। क्यों प्रिसीजन है? क्योंकि इसकी रीडिंग्स बहुत ही लिमिटेड रेंज के अंदर आ रही है। अब बताएं कि इसमें सिस्टमैटिक एरर ज्यादा है या रैंडम एरर ज्यादा है? System, oh no, random है sir. Oh sorry sir, systematic है sir, क्योंकि एक ही साइड पे, सर एक साइड सिस्टमैटिक होगा। systematic ज्यादा है। तो इसमें सिस्टमैटिक एरर जो है रैंडम एरर से ज्यादा है, क्योंकि इसकी सारी रीडिंग्स एक ही तरफ आ रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं पे सिस्टमैटिक एरर ज्यादा हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे रैंडम एरर नहीं है। सिस्टमैटिक ज्यादा होने का मतलब है कि सिस्टमैटिक एरर ज्यादा हुई है कंपेयर टू रैंडम एरर, लेकिन रैंडम एरर कुछ ना कुछ हर जगह होती है और सिस्टमैटिक एरर भी कुछ ना कुछ हर जगह होती है। बस ये होता है कि कहीं पर रैंडम एरर ज्यादा होती है, कहीं पर सिस्टमैटिक एरर ज्यादा। ठीक है, चलें जी, ये हमने कुछ जो है ग्राफ से भी बात कर ली। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रैंडम एरर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर क्या। अब एक वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और ये आपकी वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, आपकी वर्कशीट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, a student carried out an experiment in which an electric current was known to decrease with time. The readings he found from first to last were 3.62 milliampere, 2.81 milliampere, 1.13 milliampere, 1.76 milliampere, and 0.90 milliampere. Which statement could not explain the anomalous 1.13 milliampere reading? अब सवाल का मतलब समझें। सवाल है कि एक बच्चा रीडिंग्स नोट कर रहा है करंट की, तो वो रीडिंग्स ऐसे नोट करता होगा, वो एमीटर पे रीडिंग्स आ रही होंगी वो नोट कर रहा होगा, और ये एक्सपेरिमेंट में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा करंट कम होता रहेगा। तो इनिशियली जब उसने करंट नोट किया तो करंट था 3.62 मिली एम्पियर। फिर उसने करंट नोट किया तो करंट था 2.81 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर उसने करंट नोट किया तो वो था 2.81 मिली एम्पियर। फिर उसने करंट नोट किया तो वो था 1.13 मिली एम्पियर। फिर उसने करंट नोट किया तो वो था 1.76 मिली एम्पियर। और फाइनली जब उसने नोट किया तो करंट था 0.90 मिली। तो थ्रू आउट करंट जो है वो हर रीडिंग के बाद डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 1.13 1.76 के बाद आना चाहिए था, लेकिन 1.13 जो है 1.76 से पहले इसने लिख दिया। तो कह रहे हैं बताएं, इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे वजह हो सकती हैं, लेकिन ये बताएं इन चारों में से कौन सा रीजन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आपने रीडिंग नोट की है तो रीडिंग गलत आने की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि जो रीजन हो सकता है वो नहीं बताओ, इन चारों में से वो रीजन बताओ जो कि इस रीडिंग को गलत लिखने का रीजन नहीं हो सकता है। पहला रीजन, he has reversed the third and fourth reading in the result table. हो सकता है कि उसने 1.7 को पहले लिखना था, 1.13 को बाद में लिखना था, उसने दोनों को रिवर्स कर दिया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है
तो फिर ये 1.76 आ जाएगा, ये 1.13 आ जाएगा और आपकी रीडिंग का ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यस तो इट इज अ पॉसिबल रीजन, ये रीजन पॉसिबल हो सकता है, ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। बी में कह रहा है कि ही रेड एम मीटर इनकरेक्टली, द रीडिंग शुड हैव बीन 2.13। हो सकता है कि एमीटर पे रीडिंग जो है 2.13 आ रही हो, लेकिन वो उसका दिमाग जो है आप लोगों की तरह इधर उधर कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ हो, उसने गलती से उसको 2.13 की जगह 1.13 लिख लिया हो। एग्जैक्टली ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोगों को देखते हुए तो बिल्कुल पॉसिबल है। सीमा कह रहा है कि ही टुक द करंट रीडिंग एट द रॉन्ग टाइम। हो सकता है कि उसने करंट की रीडिंग गलत टाइम पे ली हो। मिसाल के तौर पर जिस टाइम उसको करंट नोट करना था, उसने टाइम उसको नोट करने में देर लगा दी, तो उससे क्या होगा, ये करंट जो है वो कम होते होते जो है वो 1.13 पे चला गया, फिर उसने गलत टाइम पे वो रीडिंग नोट कर ली। मिसाल के तौर पर आपको रीडिंग हर 30 सेकंड बाद नोट करनी थी, आपने वाली रीडिंग बजाय 30 सेकंड के बाद 3 मिनट बाद नोट की, तो करंट तो कम होते होते वो बहुत नीचे हो जाएगा ना। तो ये पॉसिबल है कि आपने रीडिंग जो गलत टाइम पे ली हो। ये मैं कह रहा है देयर वाज अ सिस्टमैटिक एरर इन द रीडिंग्स फॉर द एमीटर। कह रहा है कि हो सकता है कि एमीटर में कुछ सिस्टमैटिक एरर हो। अब देखें, अगर सिस्टमैटिक एरर होगी तो सारी रीडिंग गलत आएंगी। ये तो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में फर्क है। अगर एरर सिस्टमैटिक होगी तो फिर सारी रीडिंग गलत आएंगी, एक रीडिंग गलत नहीं आएगी। तो लिहाजा एक रीडिंग के गलत होने का जो पॉसिबल रीजन है वो सिस्टमैटिक एरर नहीं हो सकता। सिस्टमैटिक एरर जो है वो एक रीडिंग के गलत होने का रीजन नहीं हो सकता। सिस्टमैटिक एरर सारी रीडिंग से गलत होने का रीजन हो सकता है, लेकिन किसी एक रीडिंग के गलत होने का रीजन नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा आंसर डी होगा, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन डी इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस एनामलेस रीडिंग ऑफ 1.13 मिलियन। बात समझ में आ गई आप सब लोगों के बच्चे तरह से? Yes, sir. यस सर, और से आ रही है, ठीक है, गुड। आगे चलते, नेक्स्ट देखें। कह रहे थे स्पीडोमीटर इन अ कार कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर व्हिच रोटेट्स। द पॉइंटर इज सिचुएटेड सेवरल मिलीमीटर्स फ्रॉम अ कैलिब्रेटेड स्केल that what could cause a random error in the driver's measurement of the car speed। कह रहे हैं कि ये एक स्केल लगा हुआ है तो आप स्पीडोमीटर कहते हैं, और एक निडल है, वो निडल काफी ऊपर है इस स्केल के ना, मतलब इस निडल में और स्केल में कई काफी मिलीमीटर का डिफरेंस है। कह रहे हैं कि आप जब इसकी स्पीड को पढ़ेंगे तो रैंडम एरर जो है किस वजह से हो सकती है। द कार स्पीड इज अफेक्टेड बाय विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन की वजह से आपकी कार की स्पीड अफेक्ट होगी तो आपका स्पीडोमीटर गलत रीडिंग देगा, तो वो एक रैंडम एरर हो सकती है। कह रहा है ड्राइवर्स आई इज नॉट ऑलवेज इन द सेम पोजीशन इन रिलेशन टू द पॉइंटर। ड्राइवर की आंख जो है वो हमेशा एक पोजीशन पर नहीं होगी, तो लिहाजा उससे क्या हो सकता है, उससे पैरेलक्स एरर हो सकती है। सी में कह रहा है स्पीडोमीटर डज नॉट रीड जीरो व्हेन द कार इज एट रेस्ट। कह रहा है कि स्पीडोमीटर में जीरो एरर है, तो अगर जीरो एरर होगी तो उसके तो सिस्टमैटिक एरर होगी है ना। और कह रहा है स्पीडोमीटर 10% ज्यादा रीडिंग बताता है, तो अगर वो 10% रीडिंग ज्यादा बताएगा तो फिर सारी रीडिंग ज्यादा बताएगा ना, यानी कि यस टेन सर। परसेंट रीडिंग बताने का मतलब है कि उसमें सिस्टमैटिक एरर आएगी। तो विंड की वजह से अगर प्रॉब्लम आएगा तो थ्रू आउट द स्पीड आएगा ना, तो वो सिस्टमैटिक एरर होगी। जीरो एरर होगी तो फिर थ्रू आउट सारी रीडिंग्स गलत होंगी, तो ये भी सिस्टमैटिक एरर है। और आपका स्पीडोमीटर 10% ज्यादा पड़ता है तो वो भी थ्रू आउट ज्यादा पड़ेगा ना 10%, तो ये भी सिस्टमैटिक है। तो रैंडम एरर सिर्फ ये हो सकती है कि आप पैरेलक्स एरर करें, यानी कि आपकी जो आंख है वो हमेशा पॉइंटर के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो अगर वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द पॉइंटर नहीं होगी तो इसमें सिस्टमैटिक एरर आ सकती है, और उसमें जो है पैरेलक्स एरर आ सकती है। और पैरेलक्स एरर आपको पता है कि एक रैंडम एरर, तो इसलिए इसका आंसर बी हो। क्वेश्चन नंबर 3 को आप सब गौर से पढ़ें और मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। हाँ भाई, क्या समझ में आया?
आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, बताओ खुदा के लिए। क्या बोले? क्या बोले? अच्छा सवाल है, क्या बोले? सोचने वाली बात है, क्या बोले। अच्छा जरा देखें सवाल को, जरा गौर से देखते हैं। सवाल ये है भाई, ये कह रहे हैं कि ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसमें बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, इतनी सारी अंग्रेजी लिखी हुई है कि बंदा वैसे ही देख के डर जाएगा, पता नहीं सवाल में होगा क्या। तो सवाल में ये कह रहा है कि अ मास इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, एक मास को आप ऊपर से गिराते हैं रेस्ट से, एंड फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन वैक्यूम, और वो वैक्यूम में 2 मीटर नीचे गिरता है। एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स द टाइम टेकन फॉर द मास टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस यूजिंग अ मैन्युअली ऑपरेटेड स्टॉप वॉच एंड रिपीट्स द मेजरमेंट फॉर अ फर्दर 2 टाइम्स। एक बंदा उस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने का टाइम नोट करता है एक मैनुअली ऑपरेटेड यानी कि हाथ से चलने वाली स्टॉप वॉच से, और फिर इसको 2 दफा फिर रिपीट करता है, यानी कि टोटल 3 रीडिंग्स लेता है। The average result of these measured times displayed in the table below was used to determine a value for the expression of free fall. This was calculated to be 9.8 मीटर पर सेकंड। ये जो तीनों टाइम्स हैं, तीनों टाइम्स का एवरेज लिया उसने। पहली दफा 0.6 सेकंड में नीचे गिरा, दूसरी दफा 0.73 सेकंड में नीचे गिरा, और तीसरी दफा 0.59 सेकंड में नीचे गिरा। आपने तीनों टाइम्स का एवरेज दिया और 0.64 आया। इस एवरेज टाइम को यूज कर आपने एक्सप्रेशन ऑफ फ्री फॉल निकाला जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो विच स्टेटमेंट बेस्ट रिलेट्स टू द एक्सपेरिमेंट। तो कह रहे हैं बताएं कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं। द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज। अगर आप 0.6, 0.73 और 0.59 को प्रिसाइज करेंगे तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। तो मेजरमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज, तो लिहाजा ये तो यहीं पे जब आदमी बात ही झूठ से शुरू करे तो आगे पढ़ना ही बेकार होता है, तो ये तो गलत है। बी में कह रहा है द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट and not always recorded to the degree of precision of the measuring device, but the calculated experiment result is accurate. इसका मैं उर्दू में तर्जुमा करके बताता हूँ। सी में कह रहा है द मेजरमेंट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस बट आर एक्यूरेट, सिस्टमैटिक एरर्स में बी प्रेजेंट। और डी में कह रहा है द रेंज ऑफ रिजल्ट शोज दैट देयर वर रैंडम एरर्स मेड बट द कैलकुलेटेड वैल्यू इज करेक्ट टू सो एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, अब देखें इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, देखें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं, जैसे मुझे याद पड़ता है आप लोगों की क्लास में या शायद सेक्शन डी में, दोनों में से किसी एक क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था कि ये प्रिसीजन के बारे में पूछा था। ठीक है ना, तो प्रिसीजन के बारे में मैंने कहा था कि प्रिसीजन जो है ना एक मल्टी मीनिंग वर्ड है। प्रिसीजन जो होता है ना, प्रिसीजन का हम बहुत सारे मानों में प्रिसीजन का लफ्ज देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रिसीजन का मतलब जो होता है वो होता है कि रेंज ऑफ वैल्यूज। तो रेंज ऑफ वैल्यूज जितनी नैरो होगी, नैरो का मतलब है कि जितनी नैरो होगी रीडिंग उतनी प्रिसाइज। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी के आंसर आ रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 3, और एक आदमी का आंसर आ रहा है 1 4 3 1 4 7 1 4 9, तो इस आदमी के जो सारे आंसर आ रहे हैं वो 1 से लेकर 3 के दरमियान आ रहे हैं, और इस आदमी के सारे आंसर आ रहे हैं वो 1 से लेकर 9 के दरमियान आ रहे हैं। तो ज्यादा प्रिसाइज की रीडिंग किसकी है, ज्यादा प्रिसाइज 1 रीडिंग से इसकी है, 3 सर। 1 से 3 वाली। एक तो प्रिसीजन का मतलब ये है, या सुनते रहिएगा और से काम की बात बता रहा हूँ। दूसरा जो प्रिसीजन का मतलब होता है वो होता है डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसको आप आसान जबान में प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है, मिसाल हम लेंथ नाप रहे हैं, एक इसके लेंथ बताता है 1.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। जब भी बहुत गौर से सुनिएगा। दूसरा इसके लिए आपको रीडिंग देता है 1.12 सेंटीमीटर, 1.13 सेंटीमीटर, 1.56 सेंटीमीटर, 1.79 सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों जो सेट्स ऑफ रीडिंग है इसमें कोई फर्क समझ में आ रहा है? यस सर, डेसिमल प्लेसेस पर। डेसिमल प्लेसेस का फर्क। यस, देखिए डेसिमल प्लेसेस। है उसमें सारे रीडिंग्स जो है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक हैं, जबकि दूसरा जो सेट ऑफ रीडिंग है वो 2 डेसिमल प्लेस तक सारी रीडिंग्स है। इसका मतलब है कि पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो पॉइंट जो है डेसिमल के 1
सेंटीमीटर के 1 डेसिमल प्लेस तक नापता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। जबकि दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 2 डेसिमल प्लेस तक यानी कि 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन, ये इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन, बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले इंस्ट्रूमेंट की जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो 1 डेसिमल प्लेस है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो 2 डेसिमल प्लेस है। तीसरी जो प्रिसीजन होती है वो होती है प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी। तीसरी होती है प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो तीसरी प्रिसीजन है ये आपने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम रीडिंग इस तरह से लिखा करेंगे 2.4 प्लस माइनस 5.3। तो प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी ये होती है कि प्लस माइनस के लेफ्ट में जो वैल्यू है प्लस माइनस के राइट में, प्लस माइनस क्या है सब मैं भी आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। प्लस माइनस से पहले जो वैल्यू लिखी है और प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी है उनके लास्ट डेसिमल प्लेसेस मैच होने चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैच होना चाहिए। मतलब डिजिट्स प्लेस जो है वो मैच नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो मैच होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है वो मैच होने चाहिए, उसको प्रिसीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। इंस्ट्रूमेंट कितने डेसिमल प्लेसेस तक नाप सकता है, इसको प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और आपके रीडिंग्स जो है वो आपस में कितनी क्लोज हैं, इसको प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट कहते हैं या प्रिसीजन ऑफ रीडिंग्स कहते हैं। ठीक है भाई, कुछ को समझ में आई बात? अब आ जाए हम दोबारा से ऑप्शंस पे। बी में ये कह रहा है द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट। तो मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, देखें आपकी एक मेजरमेंट 0.6 आई, एक 0.73 आई, एक 0.59, जबकि एवरेज आपका 0.64 है, जिससे सही आंसर आ रहा है। यानी एक्चुअल टाइम 0.64 होना चाहिए था, जब भी तो आंसर सही आ रहा है। तो Yes, ना तो sir. आपका 0.64 है, ना ये 0.64 है, ना ये 0.64 है, तो योर मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल Not सही कह रहा है। accurate. एंड नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस। देखें आपने एक रीडिंग लिया 0.73, एक रीडिंग लिया 0.59, यानी कि आपका जो स्टॉप वॉच है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक नाप सकती है, लेकिन पहली रीडिंग आपने 0.6 ली है, यानी कि आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक नाप सकते थे, लेकिन आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक नापा। आप 0.73 और 0.59 को आपने दो डेसिमल प्लेस तक नापा है ना, यानी आपने 0.6 को 1 डेसिमल प्लेस तक नापा। तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है उसको आपने हर रीडिंग में इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कह रहा है कि नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, बट लेकिन द कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज एक्ट। लेकिन फुल एंड फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है ना वो बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 16 आने दुरुस्त बात, इसने 16 आने दुरुस्त बात की है, इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा पकाऊ सवाल था और इस तरह के सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के सवाल भी आ जाते मजे का नेक्स्ट था, समझ आ गई। थैंक यू। सवाल नंबर 4, अब वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द अर्थ इज गिवन बाय दिस। अब देखें ये वो अनसर्टेनिटी वाली प्रिसीजन है। अब ये प्लस माइनस क्या चीज है, ये प्लस माइनस क्या चीज है ये हम अभी अगली टॉपिक में देखेंगे, लेकिन कह रहा है कि इस रीडिंग के बारे में आप जो है ना कमेंट करें। द वैल्यू इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ये वैल्यू जो है ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? इसलिए एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जी की एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, तो छोड़ दें। द वैल्यू इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। Yes. द वैल्यू नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। एक्यूरेट तो लेकिन प्रिसाइज है, तो देखिए 10 और प्लस माइनस 2 दोनों के लास्ट डेसिमल प्लेसेस मैच हो रहे हैं, लेकिन दोनों में जो है डेसिमल है ही नहीं, यानी कि दोनों का लास्ट डेसिमल प्लेस जो है यूनिट है, दोनों के लास्ट डेसिमल प्लेस मैच हो। तो ये यूनिट, ये जो वैल्यू है ये प्रिसाइज तो है क्योंकि इसके डेसिमल प्लेसेस मैच हो रहे हैं लास्ट, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक्चुअल आंसर 9.8 होता है जबकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो उसका आंसर डी हो जाए। The value is precise, but value is not accurate. Question number 5. For each of the following, tick one box to indicate whether the experimental technique would reduce random error, systematic error, or neither. The first row has been completed as an example. कह रहा है कि ये बताएं कि ये जो 4 चीजें लिखी हुई हैं, इन चारों चीजों के करने की वजह से आपकी सिस्टमैटिक एरर कम होगी या रैंडम एरर कम होगी
या दोनों में से किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा? ये थोड़ा चैलेंजिंग सवाल है। पहला कॉलम, पहली जो रो है, उन्होंने आपको एज एन एग्जांपल करके दी। उन्होंने कहा कीपिंग योर आई इन लाइन विद द स्केल एंड द लिक्विड लेवल फॉर सिंगल रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर की सिंगल रीडिंग में अगर अपनी आंख को जो है वो आप लेवल में रखेंगे तो उससे कौन सी एरर रिमूव होगी? देखें, अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स ले रहे हैं और अपनी आंख को आप परपेंडिकुलर रखते हैं, द लाइन ऑफ साइट रखते हैं, तो उससे रैंडम एरर जो है वो कम होती है। लेकिन अगर आप एक सिंगल रीडिंग ले रहे हैं ना और उसमें आप पैरेलक्स एरर को अवॉइड कर रहे हैं, तो सब सिस्टमैटिक एरर को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक रीडिंग जो है आप सारी आगे की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो सारी रीडिंग्स खराब हो जाएंगी आप। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर जो है वो उसको आप अवॉइड कर रहे हैं इस तरह से। ये तो उसने आपको करके दिया हुआ है। अब दूसरा जो इसने सिचुएशन दी है वो क्या है? वो ये है, एवरेजिंग मैनी रीडिंग्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू रोल डाउन अ स्लोप। एक बॉल को आप ऊपर स्लोप से बार बार नीचे गिराते हैं, हर दफा उसका टाइम नोट करते हैं और बहुत सारे टाइम नोट करके उसका एवरेज देते हैं। तो रीडिंग को बार बार रिपीट करके और उसका एवरेज देने से आप कौन सी एरर को कम करते हैं? आप रैंडम एरर को कम करते हैं। रैंडम एरर। आप रैंडम एरर को कम करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि यूजिंग अ लीनियर स्केल ऑन एम मीटर। अगर आप एम मीटर पे एक लीनियर स्केल इस्तेमाल करें तो उससे कौन सी एरर रिड्यूस होगी, रैंडम या सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक से। लीनियर स्केल इस्तेमाल करने से सिस्टमैटिक एरर क्यों रिड्यूस होगी, जरा समझाओ मुझे। देखिए, बात सुने, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे तुक्का मार दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि लीनियर स्केल होता है क्या। लीनियर स्केल ये होता है कि देखें, आपने एक स्केल बनाया था, एक एमीटर बनाया। अभी एमीटर की रीडिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक स्केल। एक और एमीटर बनाता हूँ आपके सामने। ये है 0 और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 एंड so। इन दोनों केस में क्या फर्क? इन दोनों केस में फर्क ये है कि इसमें हर डिवीजन के बीच में गैप बराबर है, यानी कि इक्वली स्पेस्ड डिवीजन। जबकि यहाँ पर जो है वो पहला जो है वो गैप बहुत ज्यादा है, दूसरा उससे कम है, तीसरा उससे कम है, चौथा उससे कम है, पांचवा, यानी कि गैप इक्वली स्पेस्ड नहीं है। तो ये जो स्केल है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक लीनियर स्केल। और ये स्केल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक, ये नॉन लीनियर स्केल कहलाएगा। अब अगर मैं ऐसा स्केल यूज ना करूं और ऐसा स्केल यूज करूं तो इससे मेरी कौन सी एरर पे फर्क पड़ेगा? उसका जवाब ये है कि अगर मैं नॉन लीनियर की जगह लीनियर स्केल यूज करूंगा तो इससे मेरी किसी भी एरर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस स्केल से रीडिंग लेता हूँ तो वो 2 को 2 ही शो करेगा ना, ये थोड़ी 2 को 5 शो करेगा। और ये वाला स्केल यूज करता हूँ तो भी 2 को 2 ही शो करेगा। तो इससे ना रैंडम एरर पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना सिस्टमेटिक एरर पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो जवाब क्या होगा? नहीं। यानी कि लीनियर स्केल इस्तेमाल करने से आपको ये आसानी रहती है कि आपको रीडिंग्स नोट करने में आसानी रहती है, आपके लिए और बहुत सारी काम आसान हो जाते हैं। लेकिन इससे रैंडम या सिस्टमेटिक एरर के सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये फैक्ट है। करेक्टिंग फॉर अ नॉन जीरो रीडिंग व्हेन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज क्लोज्ड। यानी कि अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में जीरो एरर है, मतलब नॉन जीरो रीडिंग अंदर पे जीरो जीरो से मैच नहीं कर रहा, जिसको जीरो एरर कहते हैं। अगर माइक्रोमीटर में जीरो एरर आ रही है उसको आप करेक्ट कर रहे हैं, तो आप कौन सी एरर से जान छुड़ा रहे हैं? आप सिस्टमैटिक एरर से जान, क्योंकि जीरो एरर की वजह से सिस्टमैटिक एरर होती है, इस वजह से। पार्ट बी, the measurement of a particular time interval is repeated many times. The readings are found to vary. The results are shown in figure 1. आपने डिफरेंट टाइम पीरियड्स यहाँ पे, पहला टाइम पीरियड है 10.0। 10.0 2 दफा है। ये वही ग्राफ है जो मैंने भी बनाया था ना, नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग्स वाई एक्सिस पे और रीडिंग एक्स एक्सिस पे। तो 10.0 2 दफा आया, 10.1 6 दफा आया, 10.2 8 दफा आया, 10.3 9 दफा आया, 10.4 8 दफा आया, 10.5 6 दफा आया और 10.6 2 दफा आया और 10.8 एक भी दफा नहीं आया, 2 दफा आया। ठीक है, ट्रू वैल्यू 10.1, यानी जो एक्चुअल वाली वैल्यू है, जो असली वैल्यू वो ये है, दिस इज आवर, ये हमारी सही वाली वैल्यू है। और ये वैल्यू कितनी है?
ये जो सही वाली वैल्यू हमारी ये है 10 पॉइंट, ठीक है। कह रहे स्टेट हाउ द रीडिंग्स ऑन फिगर 1.1 शो द प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर। इस ग्राफ को देखकर सिस्टमैटिक एरर जो है, इस ग्राफ को देखकर सिस्टमैटिक एरर का एहसास कैसे हो रहा है? इस सर ग्राफ को देख सिस्टमैटिक एरर का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी ज्यादातर रीडिंग जो है, मोस्ट ऑफ द रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग के एक साइड पर है। आप देखें सिर्फ 10.0 लेफ्ट साइड पर है, वरना 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 सारी जो है वो राइट साइड पर। तो अगर ज्यादातर रीडिंग्स जो हैं वो राइट पर हों या ज्यादातर रीडिंग्स लेफ्ट पर हों, एक साइड पर हों, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर। तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स most of the readings are on the one side of the true value। यानी कि आपकी जो ज्यादातर रीडिंग्स हैं वो ट्रू वैल्यू के एक साइड पर है, राइट साइड पर। मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स आर ऑन दी वन साइड ऑफ ट्रू वैल्यू। क्या रैंडम एरर कैसे नजर आ रही है? रैंडम एरर इसलिए नजर आ रही है कि आपकी रीडिंग स्कैटर्ड है। आपकी रीडिंग जो है वो सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हुई है, लेफ्ट पर भी है, राइट पर भी है। ये अलग बात है कि ज्यादा राइट पर है, लेकिन बहरहाल स्कैटर्ड तो है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? रीडिंग्स आर स्कैटर्ड। रीडिंग्स आर स्कैटर्ड अराउंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। रीडिंग जो है ट्रू वैल्यू की इधर उधर इसके अराउंड स्कैटर्ड। State the expected changes to figure 1.1 for experimental measurement that are more accurate and more precise। अगर फर्ज करें कि यहाँ पर रीडिंग्स ज्यादा एक्यूरेट होती तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता, और अगर रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होती तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ग्राफ एक्यूरेट होता है तो आपकी जो पीक होती है ग्राफ की वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आती है, यानी कि आपका एवरेज जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आता है। तो अगर जो है ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी रीडिंग तो आपकी पीक जो है वो 10.1 के ऊपर आ जाएगी, यानी कि पीक आपकी जो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। और प्रिसाइज अगर ये होगा तो इसकी रेंज कम से कम होगी, यानी कि बेस ऑफ ग्राफ जो है वो नैरो हो जाएगी और रेंज ऑफ रीडिंग जो है कम से कम हो जाएगी। तो अगर आप ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देंगे तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि पीक ऑफ द ग्राफ shifts to the left, above 10.1। जैसे above 10.1 ना लिखें तो लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट हो जाएगी पीक, ये फर्क पड़ेगा। और ज्यादा प्रिसाइज होंगी तो क्या होगा? रेंज ऑफ वैल्यूज श्रिंक्स। तो वैल्यूज की जो रेंज है वो श्रिंक हो जाएगी, नैरो हो जाएगी थोड़ी रेंज, यानी कम वैल्यूज के अंदर पूरा ग्राफ बन जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं उनकी रेंज कम हो जाएगी, आपकी रीडिंग ज्यादा नैरो हो जाएंगी, करीब तर हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। हाँ भाई क्या हाल है? बात समझ में आई सब लोगों के? ये Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो तो अच्छी बात है, बातें समझ में आ रही हैं आपके। तो ये हमारी सर जो है वैसे हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि 10.1 पे, या उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है इन मोर नहीं एक्यूरेट सर? नहीं अच्छा। नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि 10.1 के ऊपर जब आ जाएगी तो बिल्कुल ही एक्यूरेट हो जाएगा ना। उसने बोला मोर एक्यूरेट। ओ ओके मिसाल के तौर पे अगर आपकी क्लास 8 बजे होती है, आप रोजाना कॉलेज 8:30 बजे आते हैं, और फर्स्ट करें मैं कहूँ यार थोड़े से पंक्चुअल तो हो जाओ, तो आप 8:15 बजे आने शुरू हो जाओ रोजाना, तो आप मोर पंक्चुअल कहलाओगे नहीं कहलाओगे? ठीक है ना। यस तो क्योंकि आपकी पंक्चुअलिटी इंप्रूव हो गई। हाँ अगर बोलूँ भाई आइडियली पंक्चुअल हो जाओ, तो आइडियली पंक्चुअल होने का 8 बजे आ जाओ। तो यहाँ पे उसने थोड़ी बोला है कि आपका आंसर आइडियली एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल उसने बोला है मोर एक्यूरेट हो जाएगा। तो मोर एक्यूरेट का मतलब है कि आप जल्दी आना शुरू हो जाओ। वैसे ही मोर एक्यूरेट होने का मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ जो है उसकी पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, एक्चुअल वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगी। एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जाना जो है वो एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन बहरहाल मोर एक्यूरेसी के लिए पीक का लेफ्ट पे शिफ्ट होना जरूरी है, लेफ्ट, ये मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। ये चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ा टेक्निकल है, इस पर आप लोगों को बहुत टाइम लगाना पड़ेगा और बड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो कहलाता है अनसर्टेनिटी। अगले जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनसर्टेनिटी। क्या, ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या। अभी अनसर्टेनिटी क्या हो, देखिए जो अनसर्टेनिटी होती है इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो जो मेजरमेंट होती है उसके 100% एक्यूरेट होने का जो है वो कभी भी चांस नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने एक लेंथ ना, वो लेंथ आपने कितनी नापी, आपने नापी 3.2 सेंटीमीटर नापी। आपने लेंथ कितनी नापी, 3.2 सेंटीमीटर नापी। तो अब अगर ये लेंथ आपने किसी स्केल के जरिए नापी है तो देखिए कैसे नापी। तो आपने ऐसे नापी होगी कि ये लेंथ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। आपने इस लेंथ के साथ जो है मिलाकर एक स्केल रखा होगा इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये स्केल पे रीडिंग होगी, ये 0 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, फिर उसके बाद ये 3.1 होगा, ये 3.2। आपने कहा कि ये देखो ये 3.2 के साथ मैच कर रहा है, तो इसकी रीडिंग 3.2 है। लेकिन देखें जब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे ना तो ये तो इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि 3.2 से एग्जैक्ट मिल रहा हो। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होगा ना थोड़ा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप इस लेंथ को 3.2 से बिल्कुल मिलाकर आप बोल रहे हैं इसकी लेंथ 3.2 है तो आपको बताए तो लग रहा है कि एग्जैक्ट 3.2। इसको अगर आप और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली देखें, उसको और थोड़ा सा गौर से देखें तो पता चलेगा कि 3.2 से थोड़ा सा आगे या 3.2 से थोड़ा सा पीछे। तो हम ये क्या करते हैं, हम आमतौर पर करते हैं, कहते हैं यार देखो ये अगर 3.2 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ये 3.3 के आसपास भी जा सकता है, और अगर 3.2 से थोड़ा कम हुआ तो ये 3.1 के आसपास भी जा सकता है। तो हम ये फॉर द सेफ साइड ये अज्यूम करते हैं कि ये जो है ना ये 3.2 जो है उससे अगर थोड़ा सा आगे जाता है तो 3.25 तक भी हो सकता है, और ये अगर 3.2 से थोड़ा कम जाता है तो ये 3.15 तक भी हो सकता है। यानी कि इसको आप इस तरह समझें कि भाई देखें अगर ये 3.2 और ये अगर 3.3 है और ये अगर 3.1 है तो मेरे हिसाब से ये स्केल अभी 3.2 तक जा रहा है। लेकिन फर्स्ट केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है कि 3.2 से थोड़ा सा आगे हो, या हो सकता है कि 3.2 से थोड़ा सा पहले हो। लेकिन एक बात कंफर्म है कि 3.2 और 3.3 के बीच में जो मिड पॉइंट है इससे आगे नहीं होगा ये। अगर इससे आगे होता तो फिर मुझे रीडिंग 3.2 नहीं लगती, मुझे फिर रीडिंग क्या लगती है, मुझे रीडिंग 3.3 लगती है। और ये भी कंफर्म है कि 3.2 और 3.1 के बीच का पॉइंट है, इससे छोटा नहीं होगा ये। अगर इससे छोटा होता तो फिर मुझे रीडिंग 3.2 नहीं लगती, फिर मुझे लगता है रीडिंग 3 जो है वो 3.1 है रीडिंग। 1। अच्छा। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर आपको प्रॉब्लम और ये बात समझना दोबारा सुनो। मैं ये कह रहा हूँ ये एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल पर ये रीडिंग जो है ये रीडिंग है 3.2, ये रीडिंग है 3.3 और ये रीडिंग है 3.1, ठीक है। हमने इसके पैरेलल में एक स्टिक रखी यूं करके तो पता चला स्टिक की लेंथ 3.2 तक आ रही। कितनी आ रही है, 3.2, और इसकी लेंथ दिखती 3। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी रीडिंग जरूरी नहीं है कि 100% बिल्कुल एग्जैक्ट 3.2 हो। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको एक माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो जब माइक्रोस्कोप के जरिए हमने यूं बड़ा करके देखा तो पता चला कि ये रीडिंग जो थी ये एक्चुअली 3.2 से थोड़ी सी बड़ी। ये भी हो सकता है कि जब इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चला कि इसकी रीडिंग 3.2 से थोड़ी सी छोटी। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर द सेफ साइड, फॉर द सेफ साइड मैं क्या करूंगा, फॉर द सेफ साइड मैं करूंगा, मैं ये करूंगा कि भाई मैं रीडिंग की एक रेंज बना लूँ। मैं कहूँगा ये रीडिंग जो भी है भाई इससे यानी कि 3.1 और 3.2 के मिड से तो आगे ही होगी ना, और जो भी इसकी रीडिंग होगी 3.2 और 3.2 के मिड से पहले ही होगी ना। तो ये जो लेंथ है इस रीजन के अंदर कहीं के ना कहीं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्ज करें कि आप किसी चोर को ढूंढ रहे हैं। आपने देखा कि वो आपका चोर जो है वो आपके किसी एक कमरे में आपको एकदम नजर आया और फिर बाहर भागा। तो चोर एग्जैक्टली कहाँ पर है ये तो आपको नहीं पता, लेकिन आप एक बाउंड्री बना देंगे, कहेंगे यार चोर इस वक्त हमारे घर में कहीं मौजूद है। तो आपने क्या बाउंड्री बना दी, आपने अपने घर को बाउंड्री बना दिया। अब श्योर है कि वो चोर अभी आपके घर में किसी ना किसी जगह पे मौजूद है।
ऐसे अगर मेरी रीडिंग 3.2 से अगर थोड़ी सी बड़ी है या थोड़ी सी छोटी होती है तो उसकी मैं एक बाउंड्री बना दूंगा कि भाई जो भी रीडिंग है ना ये 3.15 और 3.25 के बीच में कहीं। तो अब ये जो मैंने रेंज बना दी ना कि इसके अंदर रीडिंग कहीं मौजूद है, ये रेंज कितनी बताई? अगर ये 3.15 है और ये 3.25 है तो ये रेंज कितना हो गई? ये रेंज हो गई 0.1। ये रेंज कितनी हो गई? 0.1। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? अब मैं लिखूंगा कैसे? मैं कहूंगा भाई ये जो रीडिंग है ना ये रीडिंग है तो 3.2 लेकिन इसमें ना 0.1 की गुंजाइश। 0.1 की गुंजाइश का मतलब ये है कि ये 3.1 और 3.3 के बीच में कहीं पर है, यानी कि ये 3.15 से लेकर 3.25 के बीच में कहीं है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये एक ट्रेडिशन है, ये एक तरीका है जिसके जरिए आप जो है वैल्यूज को, मेजरमेंट को शो करते हैं। जब आप वैल्यूज को ये प्लस माइनस 0.1 लिख के शो करते हैं कि यार ये देखो आधा आगे भी हो सकता है और आधा पीछे भी हो सकता है, तो जब मैं प्लस माइनस 0.1 इसको लिखता हूँ तो ये मैंने रीडिंग लिख दी विद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि समथिंग वी आर नॉट सर्टेन अबाउट। व्हेन वी आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर वी आर नॉट सर्टेन कि एग्जैक्टली रीडिंग 3.2 है, हमें लगता है कि रीडिंग 3.2 है, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम यहाँ पर एक मार्जिन दे देते हैं कि रीडिंग इसकी 3.2 है लेकिन आप प्लस माइनस 0.1 कर लें। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे बोलूंगी यार ये बताओ यहाँ से लेकर सामने तक का डिस्टेंस कितना होगा, आप कहते हैं यार तकरीबन 15 फीट का डिस्टेंस है। मैं कहूँगा पक्का बताओ वरना मैं बता रहा हूँ मारूंगा, वरना अगर कम ज्यादा आप कहेंगे अच्छा भाई मुझे मारो नहीं, सेफ साइड के लिए चलो प्लस माइनस 2 कर लो। यानी कि अगर 15 फीट नहीं हुआ तो ज्यादा तो 2 फीट ज्यादा होगा, या अगर 15 फीट नहीं हुआ तो कम से कम 2 फीट कम होगा। इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता और ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि रीडिंग आपकी 3.2 है लेकिन मुझे पक्का पता है कि 3.2 प्लस माइनस 1 है, यानी कि 3.1 से लेकर 3.3 के दरमियान है लाजमी। ये 3.1 से कम नहीं हो सकती और 3.3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इस तरह से किसी रीडिंग को लिखने को हम अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ 4.2 प्लस माइनस 0.1, 4.2 प्लस माइनस 0.1, तो प्लस माइनस से पहले जो मैं वैल्यू लिखता हूँ उसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो 0.1 मैं लिख रहा हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट अनसर्टेन, ठीक है। जब इस तरीके से मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ तो प्लस माइनस के लेफ्ट साइड पे जो मैं वैल्यू लिखता हूँ वो कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू, और प्लस माइनस के राइट पे जो मैं वैल्यू लिखता हूँ वो कहलाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेन, ठीक है। अगर इसको हम सिंबॉलिकली शो करना चाहें तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को किसी सिंबल से शो कर सकते हैं एक्स से, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा एक्स से शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे फर्ज करें हम शो कर रहे हैं प्रेशर, हम शो कर रहे हैं प्रेशर को। अब हम कहीं का प्रेशर बताना चाह रहे हैं, प्रेशर को हम पी से शो करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? पी प्लस माइनस डेल्टा, यानी कि पी का मतलब प्रेशर की वैल्यू हो जाएगा और डेल्टा पी का मतलब प्रेशर की वैल्यू में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जैसे मिसाल के तौर पे 4.2 प्लस माइनस 0, यानी कि जगह प्रेशर 4.2 है लेकिन उसमें 0.1 की प्लस माइनस एरर होती है। या मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं करंट, मिसाल के तौर पर करंट। अब करंट को मैं कैसे शो कर रहा हूँ? आई से, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? आई प्लस माइनस डेल्टा। मिसाल के तौर पे 2.3 प्लस माइनस 0.1 मिली एम्पियर, यानी कि मेरे हिसाब से करंट 2.3 मिली एम्पियर है लेकिन उसमें 0.1 मिली एम्पियर की प्लस माइनस एरर की गुंजाइश, ठीक है। दूसरा, जब आपको अनसर्टेनिटी लिखते हो तो अनसर्टेनिटी में जो आपके प्लस माइनस के लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। और डेसिमल के राइट पे जो, सॉरी प्लस माइनस के राइट पे जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। सिंबॉलिकली जो सिंबल ऑफ क्वांटिटी होगी, जो सिंबल ऑफ वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और जो डेल्टा एक्स होगी या डेल्टा सिंबल होगी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। और देखें, अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यानी डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दें एक्स, अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दें एब्सोल्यूट वैल्यू से यानी कि एक्स से, तो फिर ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या कहलाती है? ये कहलाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाती है। फायदे में अनसर्टेनिटी के लिए कभी कभी हम एरर का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं या फिर इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं या फिर इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसी तरह अगर आप इस फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, अगर आप इस फ्रैक्शनल एरर को या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो फिर ये क्या कहलाती है? फिर ये कहलाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाती है। इसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं या इसको हम परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वैल्यू है 2.4 प्लस माइनस अपना 0.4 ले, कैसे करते हैं? हम लेते हैं 2.0 प्लस माइनस 0. या हम एक रीडिंग। अब मैं आपसे कहता हूँ बताएं कि इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है। ये हमें बताना है कि इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी। देखिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? ये हमारा डेल्टा एक्स है और ये हमारा एक्स। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 0.1। तो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो जाएगी 0.1। इसी तरह से जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। यानी कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो 10% है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इसकी 0.1 हो गई और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी 10%। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब हम सर्टेनिटी लिखते हैं, अनसर्टेनिटी लिखते हैं, तो उसके लिखने का तरीका ये होता है, तो जब आपकी मेजरमेंट होती है, जब आपकी वैल्यू होती है, उसमें आप प्लस माइनस करके जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू देते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 4.2 प्लस माइनस 0.1, तो उसमें 4.2 जो है वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और 0.1 आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब किसी चीज को फॉर्मुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये अज्यूम करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को मैक्स से शो कर रहे हैं या किसी भी सिंबल से शो कर सकते हैं, और जिस सिंबल से एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रहे होंगे उसका डेल्टा करेंगे, यानी कि डेल्टा आई, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड, डेल्टा टी, डेल्टा एन, डेल्टा वी। तो आप डेल्टा करेंगे किसी चीज का तो वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर आप किसी भी वैल्यू में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाएगी, आपको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। और अगर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को या फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व किया कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है 2.0 प्लस माइनस 0.2, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? 0.2 डिवाइड बाय 2.0 यानी कि 0.1। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज बस यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है। उसके लिए आपको कल की पूरी क्लास चाहिए होगी। कल तो आप क्लास मेरे ख्याल से नहीं होती, फ्राइडे की पूरी क्लास आपको चाहिए होगी इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो कल का वैसे भी गैप होगा तो मेरे ख्याल से मजीद तब डिस्कस करना बेकार है। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है इसको हम कंटिन्यू करें। ठीक है। आज का पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ, उसको परसों की क्लास से पहले एक दफ़ा जरूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ sir. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. Thank you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।